बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह and you are watching one and only your favorite family YouTube channel Aziz UK Vlogs and I'm your host मोहम्मद जाहिद। और फ्रेंड्स सुनाएं आप कैसे हैं, क्या कुछ हाल चाल हैं आपके। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। फ्रेंड्स आज की वीडियो भी मेरी बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव है और उम्मीद करता हूं कि आप स्किप नहीं करेंगे और इसको पूरा देखेंगे। आज की वीडियो में मैं एक तकाबली जायज़ा लूँगा कि आपके लिए इटली बेहतर है या स्पेन, किस मुल्क में काम आसानी से मिलता है, इटली या स्पेन, और किस मुल्क में डॉक्यूमेंट्स आसानी से मिलते हैं, इटली या स्पेन, और वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस के मुताबिक। और अगर आप इटली या स्पेन में आना चाहते हैं तो कौन कौन सा काम है जो आप सीख कर आएंगे तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगी। ये सवाल मुझसे काफ़ी मेरे दोस्त मेरे बहन भाई कर चुके हैं कि अगर कोई नया बंदा आना चाहे तो कौन सा मुल्क इनमें से चूज़ करे, इटली या स्पेन। और जो बंदा इटली या स्पेन में आता है तो कितने पैसे कमा सकता है, उसके खाने पीने का कितना खर्चा आ जाता है, रेंट का कितना खर्चा आ जाता है, अगर वो सिंगल आता है तो कितना खर्चा है, और अगर वो फैमिली के साथ आता है तो कितना खर्चा है, और डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनेंगे, और पासपोर्ट किस तरह मिलता है। ये सारी मालूमात जानने के लिए जुड़े रहिए अजीज़ यूके व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स इटली में मैं बजाते ख़ुद भी जा चुका हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरे काफ़ी अजीज़ व अक़ारब हैं जो इटली और स्पेन में डॉक्यूमेंट्स हासिल करके अपनी फैमिली को भी मंगवा चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस मुल्क की आबादी ज़्यादा है, इटली या स्पेन की। तो दोस्तों स्पेन रकबे के लिहाज से इटली से थोड़ा सा बड़ा है और इसकी आबादी इटली से कम है, और इसकी आबादी सिर्फ 4 करोड़ 75 लाख है, और इटली की आबादी 5 करोड़ 75 लाख के लगभग है। और अपने लोगों की बहुत बड़ी तादाद स्पेन के शहर बार्सिलोना में रहती है। इटली में स्पेन के मुकाबले में अपने लोगों की तादाद ज़्यादा है। अगर आप सिंगल हैं और इटली में शेयरिंग रूम में रहते हैं, जिन्हों पंजाबी कहते हैं तुसी छड़े ना रहंदे हो, जिस तरह इटली और स्पेन में काफ़ी लोग इस तरह रहते हैं। और ये तो मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है कि रेंट और ग्रोसरी और बिल्स वगैरह ये लोग शेयर कर लेते हैं, और ये अपनी बारी पर घर में कुकिंग करते हैं और सफाई का ख्याल रखते हैं, और महीने के एंड पर सारा हिसाब किताब करके वो जितने भी 5-6 लोग होते हैं वो ख़र्चा शेयर कर लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स ये भी डिपेंड करता है कि आप इटली और स्पेन के कौन से शहर में रहते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में अखराजात ज़्यादा हैं, और अगर आप छोटे शहर या कस्बे में रहते हैं, चाहे वो इटली में है या स्पेन में है, तो आपका ग्रोसरी, आपका रेंट, आपका बिल्स, ये तमाम अखराजात तकरीबन 250-300 यूरो में हो सकते हैं। इसमें घर का रेंट, ग्रोसरी और बिल्स शामिल हैं। और इसमें यह भी डिपेंड करता है कि आप कितने बंदे इकट्ठे रहते हैं। अगर 4 हैं तो ख़र्चा ज़्यादा होगा, 8 होंगे तो उससे आधा हो जाएगा। क्योंकि आजकल महंगाई पूरी दुनिया में ही बढ़ गई है, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि तमाम अखराजात आपके 250-300 यूरो लग ही जाएंगे। ये पर मंथ का ख़र्चा मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप फैमिली के साथ हैं और आपके वालिदैन भी आपके साथ हैं, 2 बच्चे हैं आपके, उनके अखराजात मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों ये अखराजात लोकेशन के हिसाब से होंगे। अगर आप बड़े शहर में हैं तो आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा, और अगर वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। और अगर आप छोटे शहर या कस्बे में होंगे तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम है और वहाँ पर ख़र्चा भी कम है। ज़ाहिर है दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ आएंगे तो आपको घर ही अलग लेना पड़ेगा, वो शहर में तो नहीं रह सकते थे। तो दोस्तों स्पेन के बड़े शहरों में घर ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, स्पेशली सिटीज़ में। और इटली के मुकाबले में स्पेन में मकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेन में किराए अगर आप 2 बेडरूम का फ्लैट या मकान लेते हैं तो इसका किराया 650 से लेकर 1200 तक जाता है। और मैड्रिड या बार्सिलोना में जो बड़े शहर हैं उसमें तो 1400-1500 तक भी किराए हैं।
फ्रेंड्स, ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि ये आपके लाइफ़स्टाइल पर भी डिपेंड करता है कि आपका अखराजात कितने होंगे। हम तो एक एवरेज सी बात कर रहे हैं। तो अगर इटली की बात करें तो कोविड-19 के बाद यहाँ के भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मकान ढूँढना मुश्किल हो गया है। फ्रेंड्स, इटली में स्पेन के मुकाबले में मकान के किराए कम हैं और ये तकरीबन 650 से लेकर 1000 यूरो तक आपको मकान मिल सकता है। ये फिर आपकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इटली के बारे में ये है कि एक पसमानदा इलाके में एक छोटे से शहर में जब हमने मकान लिया था 4 साल पहले, तो एक बेडरूम फ्लैट का किराया तकरीबन 400 यूरो था महीने का। तो आप अब अंदाज़ा लगा लें कि उसका किराया कितना होगा, कि अब महंगाई बढ़ गई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से मुल्क में जल्दी बनते हैं, स्पेन या इटली में। देखें, अगर आप इटली या स्पेन में कानूनी तरीके से जाते हैं, जैसे स्पाउस वीज़े पर या वर्क परमिट पर, उसका और प्रोसेस है। और अगर आप गैर कानूनी तरीके से इन ममालिक में इंटर होते हैं तो उसका और प्रोसेस है। अगर आप स्पेन में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होते हैं तो वहाँ पर पाद्रोमिक वाला सिस्टम है, जिसमें 3 से 4 साल लगते हैं। और जब वक्त 3 साल पूरे होते हैं तो उधर कॉन्ट्रैक्ट भी आपको लेना होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको 6 से 7 हज़ार यूरो में मिलता है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 6-7 माह लग जाते हैं डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने में। समझ लें कि ये तकरीबन 4 साल लग जाते हैं। और इटली में पेपर बनने का तरीका, जैसे कि आप इलीगल आते हैं और असाइलम करवा लेते हैं, और रिहाइश और खाना पीना आपका गवर्नमेंट देती है। इसके बाद कमीशन होता है, इंटरव्यू होता है, और अगर उनको लगे कि बंदा जेन्युइन है तो पहले इंटरव्यू में पेपर मिल जाते हैं, वरना दूसरे या तीसरे में। ये हर बंदे पर, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात साल में पेपर बन जाते हैं और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा अरसा लग जाता है। तो दोस्तों, नतीजा ये निकला कि स्पेन के मुकाबले में इटली में पेपर आसानी से मिलते हैं। इसलिए पिछले चंद सालों में इटली में अपने लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इटली या स्पेन में से नेशनलिटी कौन सा मुल्क जल्दी देता है। फ्रेंड्स, स्पेन की बात करें तो 3-4 साल के बाद जब आपको कार्ड मिलेगा तो तब ही आपका नेशनलिटी का टाइम शुरू होगा। मतलब कि पहली सेजोर आपको 4 साल के बाद मिलनी है, और नेशनलिटी के लिए मज़ीद 10 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कि टोटल 14 सालों के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पेन में, और 2 से 3 साल लग जाते हैं नेशनलिटी इम्प्रूव होने में। समझ लें कि टोटल 16 से 17 साल लग सकते हैं। और इटली में यह सिस्टम है कि जब बंदा इधर आता है साइलम करवा लेता है और आते ही अपना रेजिडेंसा स्टार्ट कर देता है, और जिस टाइम से रेजिडेंसा शुरू होता है उसी टाइम से उसका टाइम भी शुरू हो जाता है। स्पेन के मुकाबले में इटली आसान है, क्योंकि अगर आपके पास पेपर नहीं है तब भी आपका वक्त शुरू हो गया है। अगर आपका रेजिडेंसा लगातार चलता है तो आप 10 साल बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद भी 2-3 साल लग जाते हैं। और दोनों ममालिक में काम के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो भी नया बंदा आता है तो उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज बैरियर का है, क्योंकि यहाँ इन ममालिक में इंग्लिश बहुत ही कम बोली जाती है, जो मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। फिर मजबूरन आपको अपने ही लोगों के पास काम करना पड़ता है, और वो काम भी कदरे मुश्किल होता है। और अपने बंदे 14-14 घंटे काम करवाते हैं और 700-800 यूरो से ज़्यादा नहीं देते महीने के, क्योंकि स्पेन में जब तक आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते तो लीगली काम करने की आपको इजाज़त ही नहीं है, और अपने जो लोग हैं वो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। इसके मुकाबले में इटली में आसान है, क्योंकि आप असाइलम करवा लेते हैं और आपको 60 दिनों के बाद काम की भी इजाज़त मिल जाती है, और अगर आप चाहें तो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट, फैक्ट्री या एग्रीकल्चर की लाइन में काम करें, और एग्रीकल्चर में आप 1000-1200 यूरो महीने का कमा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का, सिलाई का या कुकिंग का काम सीख कर आते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी और आपको मुश्किलात से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। इटली की बात करें तो यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स, टेक वेज और फास्ट फूड का काम बहुत ज़्यादा है, और अगर आप अच्छे शेफ़ हैं तो इस मुल्क में भी आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी और अच्छी पे पर मिलेगी।
क्योंकि कारीगर बंदे की रिस्पेक्ट तो दुनिया के हर मुल्क में है। अगर वेल्डिंग का काम सीखा है यहाँ पर हाई डिमांड है, और सिलाई का काम सीख कर आए, और जब इन दोनों ममालिक की ज़बान आपको आ जाएगी तो आप 2000 यूरो तक भी कमा सकेंगे। अब फ्रेंड्स, आपने फैसला करना है कि दोनों ममालिक में से कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर है। अब अपने भाई को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।